हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। आज मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट भी हमने समझा कि ऐसी सर्विसेज या ऐसी एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्वमेंट, इंट्रोडक्शन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके अंदर करा देना, जो कि अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्वतः करते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकती है और हमारे मैक्सिमम रिसोर्सेज एंगेज भी हो सकते हैं। और अगर आउटसोर्स करने के बजाय हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ को यदि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करने की कोशिश करते हैं तो शायद हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाए, हमको स्किल्स हायर करनी पड़े या हमको मशीन इक्विपमेंट्स, मशीन टूल्स हायर करना पड़े या टेक्नोलॉजी हायर करना पड़े, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। तो ऐसे कई तरीके के वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल हैं जो लोग क्या करते हैं कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है उसके अंदर जो स्पेशल पर्पस एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने के लिए या उनके प्रोक्योरमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ये थर्ड पार्टी सोर्स कहलाते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फेनोमेना को हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा घर है, हमारे घर में हमको पेंटिंग करानी है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि पेंटिंग हम नहीं कर सकते, मार्केट में जाके कलर हम अपने पसंद का लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अपने पसंद के ब्रशेस लेकर आ सकते हैं, रोलर्स लेकर आ सकते हैं और छुट्टी वाले दिन घर की पेंटिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग उस पेंटर से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो obvious सी बात है कि एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तो तीसरी बार में तो हम कोशिश करने पर अच्छा पेंट कर ही लेंगे। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हम मार्केट में जाकर उस लेबर को हायर करके लेकर आते हैं, जो पैसा उसको चाहिए वो देते हैं और जो काम हमको चाहिए वो हम उससे लेते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो फेनोमेना है, इसको बोलते हैं हम आउटसोर्सिंग। इसके अपने जो है बेनिफिट्स हैं खुद के। तो इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि कस्टमर डिमांड को मीट करने के लिए बहुत जो है उपयोगी है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग जब हम करते हैं तो काफ़ी चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के टॉप मैनेजमेंट का ध्यान जो है हट जाता है और वो फोकस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पर, अपनी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी पर, ठीक है। कई तरह की कॉस्ट जो है वो इनकर ही नहीं होती, प्रोड्यूस ही नहीं होती, डेवलप ही नहीं होती, तो वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे मशीन टूल नहीं खरीदना पड़ता, कई तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं हमको जो है परचेज करनी पड़ती, कई तरीके की स्किल्स हमको हायर नहीं करनी पड़ती, तो हमको सैलरीज नहीं देनी। तो इस वजह से क्या होता है, आउटसोर्सिंग के ये अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे चलते हैं कि और क्या बेनिफिट्स हमको इसमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। आउटसोर्सिंग करने से हमारी एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही बढ़ जाती हैं। आउटसोर्सिंग अलाउज ए बिजनेस टू अडेप्ट क्विकली टू द चेंज इन डिमांड, ठीक है। व्हेन यू जस्ट अ सेकेंड, व्हेन यू आउटसोर्स you can expand or downsize faster without having to worry about labor and labor laws। क्या होता है कि जो आउटसोर्सिंग होती है इसकी वजह से बिजनेस को काफ़ी हेल्प मिलती है कि वो जो चेंजिंग डिमांड है, जो डिमांड में चेंज आ रही है कस्टमर के, उसको जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल एडप्ट कर ले। साथ ही जब हम आउटसोर्स करते हैं तो आउटसोर्स करने के साथ साथ हम अपने एक हमारे पास में और फ्लेक्सिबिलिटी ये रहती है कि हम अपनी कंपनी के साइज़ को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमको ये भी चिंता नहीं है कि लेबर का क्या होगा और लेबर लॉ क्या कहता है, क्योंकि हमने आउटसोर्स कर रखा है तो हमको
एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने स्टाफ बढ़ाएं, हम स्टाफ को अगर एक्सेस में है तो उसको कम भी कर सकते हैं, जिस स्टाफ की हमको ज़रूरत नहीं है उसको हटा भी सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आउटसोर्सिंग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिस्पेक्ट में एक फ़ायदा है, एडवांटेज है, लेकिन लेबर के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये नुकसान भी है। ठीक है ना, इसी क्रम में आगे चलते हैं। रिड्यूस योर ओवरहेड एंड रिस्क मीन्स अन्यथा खर्चे भी कम कर देता है और रिस्क भी हमारी कम हो जाती है। आउटसोर्सिंग ए कंपनीज लॉजिस्टिकल नीड्स रिड्यूसेस लेबर रिस्क। ठीक है, अगर हम अगर जो कंपनी है, कंपनी आउटसोर्स करती है किसी सुविधा को या लॉजिस्टिक को, तो जो लेबर रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है और जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, ऑफर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन इन केस द कंपनी डाउन साइज। ठीक है, जब कंपनी का साइज़ छोटा हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, कंपनी जो है छोटी हो रही होती है एक्सपेंड होने के बजाय। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग से हमको ये मदद मिल जाती है कि हमें लेबर रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क हमारी कम हो जाती है। फाइनेंशियल रिस्क किस रिस्पेक्ट में कम होती है? इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में हमारी कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है? इक्विपमेंट में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन में होता है। ट्रांसपोर्टेशन की जो हम सर्विसेज या सुविधाएं अवेलेबल कराते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाता है, इसकी जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाती है। कुल मिला के ये है कि जो आउटसोर्सिंग जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में काफ़ी एडवांटेजियस है कंपनीज़ के लिए। अगर आपने सुना हो कुछ साल पहले या अभी भी, जो हमारे टेलीकॉम कंपनीज़ होती हैं, उन टेलीकॉम कंपनीज़ के जो मतलब वो तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन उनके कुछ आउटसोर्स किए हुए लोग होते हैं जो कि कस्टमर सर्विस सेंटर चलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया टेंडर के द्वारा कि भाई एयरटेल कंपनी का जो कस्टमर सर्विस हैंड होगा वो कस्टमर सर्विस हैंड होगा वो पार्ट मैं देखूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अलग अलग सिटीज़ में अपने कस्टमर सर्विस सेंटर ओपन कर दूंगा। तो जो आप लोग रहते हो या हम लोग रहते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जब वो कंपनी से रिलेटेड कोई उनको जानकारी चाहिए, कोई सर्विसेज की जानकारी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कस्टमर सेंटर को फ़ोन करते हैं। तो वो कस्टमर सेंटर पर एक्चुअली जो फ़ोन जाता है वो आउटसोर्स किए हुए सर्विसेज रहती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा, अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे कंपनी को ये फ़ायदा हुआ, एयरटेल कंपनी को या किसी भी टेलीकॉम कंपनी को, कि उनको अपने लेबर, अपने जो है एम्प्लॉय हायर नहीं करने पड़े, उनको ज़्यादा हायर वेजेस नहीं देना पड़े, आउटसोर्स कर लेते हैं। उसके बाद में जितना सस्ता लेबर मिल जाती है, जितने सस्ते एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, उतने सस्ते में काम चल जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बैंक के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी होती है, या फिर बैंक के जो एटीएम्स होते हैं उनकी जो सिक्योरिटी होती है, कभी भी आप जाएं बैंक में, जरा सिक्योरिटी पे आप नज़र दें मारें तो आपको पता चलेगा कि बैंक का एटीएम तो आईसीआईसीआई का है, लेकिन उसके अंदर सिक्योरिटी किसी और व्यक्ति के नाम से, किसी और कंपनी के नाम से है। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये आईसीआईसीआई एटीएम का गार्ड तो है, लेकिन ये आईसीआईसीआई का एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, आप उससे जब पूछेंगे गार्ड से तो आपको बताएगा कि भाई उसका जो ठेकेदार है वो कोई और है, मीन्स उसका एम्प्लॉयर कोई और है, वो तो यहाँ पर बस अपनी सर्विस दे रहा है, उसको उस बैंक से कोई लेना देना नहीं है। उसका जो पैसा है, उसका जो ईपीएफ है, उसके जो फंड्स हैं, सारी सुविधाएं, वो सब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसको देगा। ठीक है, बैंक से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस बैंक की गार्डिंग कर रहा है, बैंक को सेफ रख रहा है, उसको सिक्योरिटी कर रहा है बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्क काफ़ी, फाइनेंशियल रिस्क भी कम हो जाती है। आउटसोर्सिंग काफ़ी फायदेमंद है। आउटसोर्सिंग इंक्रीज द कैपेबिलिटीज एंड एक्सटेंड योर रिसोर्सेज। क्या होता है कि जब हम आउटसोर्स करते हैं तो वो सर्विसेज, वो जो है फैसिलिटीज़ जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नहीं है, हम क्योंकि उनको हायर कर लेते हैं, तो ओबियसली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ जाएंगी। और जो भले ही वो रिसोर्सेज
उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अपनी नहीं है, लेकिन जब तक कि वो रिसोर्सेज को हायर की हुई है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तब तक वो रिसोर्सेज उसके भी वो यूज़ तो कर ही सकता है ना, तो उसके भी माने जाएंगे। तो इस तरीके से रिसोर्सेज का एक्सटेंशन भी हो जाता है। ठीक है, योर कंपनी मे बी लिमिटेड इन रिसोर्सेज एंड टूल्स, हाउएवर outsourcing partners can bring extra capabilities, solutions, and expertise beyond the scope of the business. इनका ये कहना है कि आपकी कंपनी में रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, ठीक है, टूल्स कम हो सकते हैं, लेकिन जब आप आउटसोर्स करते हो तो जो आउटसोर्स पार्टनर्स हैं आपके, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंक्रीज कर देते हैं, और वो अपने एक्सपर्टाइज, क्योंकि आपके बिजनेस में ऐड कर देते हैं, इस वजह से आपका जो बिज़नेस का स्कोप है वो भी बढ़ जाता है, बिज़नेस का एक्सपेंशन भी होता है। ठीक है, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी, आपकी जो कैपेबिलिटी और आपकी जो एफिशिएंसी है और जो अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये आउटसोर्स का बेनिफिट है। योर ऑर्गेनाइजेशन will then get a chance to utilize these excellent tools to increase productivity and efficiency। सिंपल सी बात है यार, एक बार अगर आपको रिसोर्सेज मिल गए, ठीक है, आपने हायर कर लिए, आपको रिसोर्सेज मिल गए, फैसिलिटीज़ मिल गई, एक्सपर्टाइज मिल गई, अब आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनका यूज़ कर लो। ठीक है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए। लॉजिस्टिक्स और कार्गो कंपनीज normally have industry connections that you can leverage on to save no on cost and to improve your capabilities। तो जो लॉजिस्टिक और कार्गो कंपनीज होती है, आपने देखा है कार्गो ट्रक्स देखे हैं आपने, हाईवे पर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े आपको कंटेनर जैसे ट्रक, बहुत बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए ट्रक्स मिलेंगे, जिसके अंदर जो आपकी कार होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या बाइक्स होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए, बड़ी जेसीबी होती है उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्गो या लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि ऐसा साधन जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हमारे सामान को लेकर जाए, हमारे मटेरियल को, प्रोडक्ट को लेकर जाए और एंड कस्टमर तक पहुंचाए। ठीक है, तो कुल मिला के लॉजिस्टिक और कार्गो जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो इंडस्ट्री से उनके कनेक्शंस होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उनके कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, उनके बीच में बिजनेस कनेक्शंस होते हैं ये, और वो क्या करते हैं कि जो इन चीज़ों में जो खर्चा और जो पैसा कंपनी का लगने वाला होता है वो उनको कम करवा देते हैं, और उनकी कैपेबिलिटीज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेबिलिटीज़ को बढ़वा देते हैं। अदरवाइज़ ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है ये बहुत हेक्टिक होता है, इसके अंदर काफ़ी सारी लीगलिटीज़ होती हैं। कोई बात हो गई, ट्रक ख़राब हो गया, कार्गो ख़राब हो गया आपका, ठीक है, अब कंपनी परेशान हो रही है कि उसके प्रोडक्ट रुका पड़ा है, कहीं बीच में एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, अभी ये सारी की सारी चीज़ें दूसरी किसी लॉजिस्टिक पार्टनर की हैं, सारे टेंशन कंपनी को कुछ नहीं करना। सारे जो कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं पूरी तरीके से, तो लॉजिस्टिक जो पार्टनर है उसकी जिम्मेदारी है कि कंपनी से मटेरियल को या अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जाए और उसको जहाँ भी सर नेक्स्ट सप्लाई चेन में जिस कंपोनेंट के पास में पहुँचाना है उसको पहुँचा दें। ठीक है, जैसा फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो फ्लिपकार्ट का अपना लॉजिस्टिक है, उसका नाम है ई कार्ट लॉजिस्टिक। ठीक है, अमेज़ॉन का अपना खुद का भी है। ठीक है, इस तरीके से आजकल कंपनी अपने खुद के लॉजिस्टिक, मतलब जो सस्ते लॉजिस्टिक हैं वो यूज़ कर लेते हैं। जो ओवरसीज़ लॉजिस्टिक होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो वो ज़्यादातर हायर किए जाते हैं। ठीक है, फिर डिपेंड करता है कि जो बिज़नेस है वो बिज़नेस कैसा है। बड़ा बिज़नेस है, अपना खुद का लॉजिस्टिक भी रख सकते हैं, एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है, लॉजिस्टिक यूनिट होती है जो उन सभी लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करती है, इन सभी इश्यूज़ को मेंटेन करती है लॉजिस्टिक से जुड़े हुए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो अपना भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग। तो ये जो रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग है इसको हम नेक्स्ट डिस्कशन में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।
और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग। देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी फिनोमेना या कोई भी स्ट्रेटजी है, तो अगर उसके कोई बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो ये बात तो पक्की है कि उसके कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड रिस्क, उसके डिसएडवांटेजेस ज़रूर होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आउटसोर्सिंग के हमारे बिजनेस यूनिट के लिए कुछ जो है बेनिफिट्स हैं, तो इसके कुछ रिस्क भी जो है हमारे पास में रहते हैं, हमारे सामने आते हैं, और रिस्क को हमको अवॉइड नहीं करना चाहिए। एक बार हम एडवांटेजेस को अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन रिस्क को हम नहीं अवॉइड कर सकते। तो देखते हैं कि इसमें रिस्क में हमको क्या पढ़ने के लिए मिलता है। ज़रा मैं टूल अपने इकट्ठे कर लूँ। क्वालिटी में सफ़र, बड़ा ही जो है बड़ा रिस्क है ये, कि अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी या हमारी सप्लाई चेन की क्वालिटी सफ़र कर सकती है। ठीक है, कैसे करेगी? द SCM partner should have extensive knowledge of your products or services. Otherwise, the quality of your offerings may diminish. जो हमारा सप्लाई चेन पार्टनर है, उसको हमारे प्रोडक्ट की या जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी थॉरो नॉलेज होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज जब हम आउटसोर्स करेंगे किसी सर्विस को, किसी स्किल को, तो जो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनने का रिस्क हमेशा रहेगा। या हम अगर सर्विस देते हैं आउटसोर्स करके, आउटसोर्स स्किल को हायर करके अगर हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि हमारे कस्टमर प्रोडक्ट की जो सर्विस क्वालिटी है वो सफ़र करे। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लैपटॉप लिया। अब लैपटॉप लेने के बाद में क्या हुआ कि कंपनी ने जो इसका सर्विस सेंटर है ग्वालियर में, उसको आउटसोर्स किया हुआ है। कंपनी का तो है नहीं, वो आउटसोर्स किया हुआ है। अब किसी व्यक्ति ने उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि भाई सर्विस मैं दे दूंगा आपके लेनोवो के कंप्यूटर्स या लैपटॉप की। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने जो अपने पास में एम्प्लॉय रखे हैं, जो लेबर रखी हुई है, वो अगर हाईली स्किल्ड नहीं हुई और उसको ये नहीं पता होगा कि प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, किस तरीके से इसको मेंटेन करना है या इसका मेंटेनेंस कैसे होना है, ठीक है, तो शायद वो प्रोडक्ट को ख़राब ही कर देगा। आप अपने लैपटॉप को जो है सर्विस कराने के लिए ले जाएंगे और आपका लैपटॉप ख़राब होकर या और बुरी स्थिति में आपको मिलेगा। तो ये रिस्क हमेशा रहता है कि हम जो आउटसोर्स कर रहे हैं, जो हमारा पार्टनर है, ठीक है, उसको हमारे प्रोडक्ट की, हमारी सर्विसेज की थॉरो नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, द रिस्क इज इंक्रीज्ड व्हेन द थर्ड पार्टी कंपनी ट्राइज टू कट कॉर्नर्स और यूज चीपर मटेरियल्स। क्या होता है, ये रिस्क कब ज़्यादा बढ़ जाती है? जब जो हमारा आउटसोर्स पार्टनर है वो खुद कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप की सर्विस के लिए लेनोवो के सर्विस सेंटर का जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या किया कि ज़्यादा पैसा तनख्वाह के अंदर ना देना पड़े, तो उसने ऐसी कोई लोकल बंदे हायर करके रख लिए कि ठीक है भाई, थोड़ा सा मेंटेन, जिसको थोड़ा बहुत काम आता होगा लैपटॉप का, उसको रख लिया। लेकिन ये तो बहुत बड़ी रिस्क होगी ना, कि भाई आप इस तरीके से अगर सस्ती लेबर रखोगे या सस्ती चीप स्किल आप अगर हायर करोगे, तो वो किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करेगा और कैसे मैनेज करेगा और मेंटेन करेगा प्रोडक्ट को। तो ये रिस्क बहुत बड़ी रिस्क है, और ये रिस्क तो कंपनी कभी नहीं लेती और ना ही लेना चाहिए। सच प्रैक्टिसेस कैन बी detrimental your company and may significantly reduce sales alongside your brand equity. So avoid using supply chain partner who don't prioritize quality. इस तरीके की जो प्रैक्टिस होती है, इस तरीके के जो सप्लाई चेन पार्टनर्स होते हैं या जिनको हम आउटसोर्स करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये हमारी ब्रांड वैल्यू को ख़त्म करते हैं, हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या किसी कंपनी को ये सोचना चाहिए कि हम जो भी
सप्लाई चेन पार्टनर अपना चुन रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, उसको एडिक्वेट नॉलेज हो, एडिक्वेट एक्सपीरियंस हो, ताकि आपके ब्रांड वैल्यू बनी रह सके, आपकी सेल्स अफेक्ट ना हो, ठीक है। और अगर वो आपकी क्वालिटी को, प्रोडक्ट क्वालिटी को प्रायोरिटी दे रहा है, तभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम डिसकंटिन्यू कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत बड़ी रिस्क एसोसिएट होती है आउटसोर्सिंग से। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए एक बार और अच्छे से इन पॉइंट्स को। तो ये हमारा जो नेक्स्ट रिस्क एसोसिएटेड है आउटसोर्सिंग से वो है दैट यू कुड फेस सेटबैक्स। मतलब हो सकता है कि आपका ब्रांड फेल हो जाए, आपके मार्केट फेल हो जाए, इस तरीके की कंडीशन को भी फेस किया जा सकता है अगर हमारा आउटसोर्स पार्टनर, हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर अच्छा ना हुआ तो, ठीक है। आउटसोर्सिंग SCM can become a complicated process that opens up more chances for setbacks, ठीक है। कई बार जो आउटसोर्सिंग होती है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि हमारे अच्छे खासे बिजनेस को भी नाकामयाब कर देती है, फेल कर देती है, सेल्स डाउन हो जाती है, सिर्फ इस वजह से कि जो हमने आउटसोर्स किया है, आउटसोर्स पार्टनर जो हमने चुना है वो हमने गलत चूज कर लिया है। और स्थिति हमारी क्या बनती है, वी वॉच आउट फॉर अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस दैट कुड कॉज रेवेन्यू लॉस एंड मोर इश्यूज डाउन द सप्लाई चेन। और असमय हमको ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि जो हमारा बिजनेस है वो धीरे धीरे डाउन साइड चला जाता है और नुकसान में जाने लगता है, लॉसेस होने लगते हैं, ठीक है। रेवेन्यू लॉसेस तो सबसे पहले होंगे ही होंगे, जब रेवेन्यू लॉस होंगे तो उससे एसोसिएटेड सारे लॉसेस होते हैं। बिजनेस तो प्रॉफिट मेकिंग होता है भैया, प्रॉफिट के लिए ही होता है। अगर प्रॉफिट ही हमारा लॉस में कन्वर्ट हो गया तो फिर बचा क्या बिजनेस के अंदर, धीरे धीरे वो बिजनेस हमारा डेड हो जाता है, ठीक है ना। तो जब आपके सर्विस प्रोवाइडर ही अच्छे नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, माने आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर अगर अच्छी नहीं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको बिजनेस में लॉस होगा। जैसे मैं आपको इसका छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ कि कई मल्टीनेशनल ब्रांड्स हमारे यहाँ पर इंडिया में आए हुए थे। जैसे सोनी है, सोनी जापान से, जापान का ब्रांड है, जापान से आया था। इसी तरीके से पैनासोनिक है और आपका अकाई था, ठीक है, सेंसुई, तोशिबा, ऐसे कई सारे ब्रांड थे जो बाहर ओवरसीज ब्रांड थे, बाहर किसी दूसरे मुल्क से, दूसरे कंट्री से, दूसरे देश से आए हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब इन्होंने हमारे इंडिया में आउटसोर्स पार्टनर देखा तो शुरुआती दौर में तो वो आउटसोर्स पार्टनर ने अच्छा काम किया, अकाई भी अच्छा चला, सेंसुई भी अच्छा चला, तोशिबा भी बड़ा अच्छा चला, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इन लोगों ने वही जो भी थोड़ी देर पहले अपन रिस्क पढ़ रहे थे कि सेल्फ कॉस्ट कटिंग स्टार्ट कर दी। मीन्स वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट पर दिखा रहे हैं कि भाई हम सब कुछ अच्छा है, हमारे पास जो एम्प्लॉई हैं वो इतनी सैलरीज है, हमारा इतना खर्चा हो रहा है, ये और वो, वहाँ से पैसा लेते जा रहे हैं और यहाँ पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं सर्विसेज पर। कस्टमर फ़ोन लगा रहा है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, स्किल्ड एम्प्लॉय हायर नहीं किए, लेबर अच्छी नहीं है, ठीक है, पार्ट्स आने में मंगवाने में टाइम लग रहा है। तो इससे हुआ क्या कि जैसे ही सर्विस, कस्टमर को जो सर्विस मिल रही थी वो फेल हुई, वैसे ही कस्टमर का जो इंटरेस्ट था वो कम हो गया। कस्टमर का इंटरेस्ट कम हो गया तो कस्टमर ने फिर इन कंपनी के जो आइटम्स हैं उनको परचेज करना बंद कर दिया, सेल्स डाउन हो गई। जब सेल्स डाउन हो गई तो कंपनी को नुकसान पहुंचने लगा, रेवेन्यू जनरेशन कम हो गया। जब रेवेन्यू लॉस हो गया तो धीरे धीरे इंडिया से कंपनी को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा।
रिसेंटली आपने देखा कि दो टेलीकॉम ऑपरेटर्स, दो बड़े जायंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है जॉइंट वेंचर में चला रहे हैं काम, जैसे वोडाफोन और आइडिया। तो आइडिया सेलुलर और वोडाफोन ये अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, बट इनको इतना लॉस हुआ है अभी कि इन दोनों ने अपनी कंपनीज को मर्ज कर दिया, अपनी सर्विसेज को मर्ज कर लिया। जिस जगह पर वोडाफोन का नेटवर्क है वहाँ पर अब आइडिया के ग्राहक भी बात कर सकेंगे, जहाँ आइडिया का नेटवर्क है वहाँ वोडाफोन की भी कर सकेंगे। तो इस तरीके से अब ये मर्जर करके काम चला रहे हैं। ये रीज़न है कि सर्विस प्रोवाइडर अगर अच्छे नहीं मिले तो फिर हमारे बिजनेस को लॉस पहुंच सकता है। ठीक है, इस जो स्लाइड है इसको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देयर कुड बी अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, मीन्स जिस कॉस्ट का हमको अनुमान ही नहीं होगा वो कॉस्ट भी हमारी जनरेट हो सकती है। कैसे? ध्यान रखना ये कॉस्ट है, रेवेन्यू नहीं है। कॉस्ट और रेवेन्यू में अंतर है। कॉस्ट मीन्स हमारा पैसा लग रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। रेवेन्यू मीन्स पैसा जनरेट हो रहा है, हमारे पास आ रहा है। कॉस्ट हमसे जा रहा है, रेवेन्यू हमारे पास में आ रहा है। Occasionally, taxes, shipping cost, and other hidden fees may get out of control. Some third-party logistics have multiple hidden costs, such as labeling, pick and pack, boxing, and more. To avoid this, work with providers that are transparent with their cost so you can protect your profit margin. होता क्या है कि जब हम कई बार आउटसोर्स करते हैं किसी पार्टनर को, किसी सर्विस के लिए या किसी लॉजिस्टिक के लिए, तो कई बार कुछ हिडन कॉस्ट ऐसी होती हैं जो वो लोग हमको नहीं बताते। ठीक है, उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे कॉस्ट होती है, अल्टीमेट कॉस्ट, वो तो हमारी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अफेक्ट होता है। वैसे टैक्सेस है या शिपिंग कॉस्ट है, ये तो चलो माने जो है, जो हिडन फीस है कई तरीके की, वो हमारे जो है कंट्रोल से कई बार बाहर भी हो जाती है कि हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उससे ऊपर निकल जाती है। फिर हम कस्टमर को सेम प्राइस में कैसे देंगे या चीप प्राइस में, चीप रेट में कैसे देंगे कस्टमर को प्रोडक्ट। तो जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक ऐसे होते हैं, कई ऐसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होती हैं कंपनीज के जो जिनके पास में हिडन कॉस्ट होते हैं। जैसे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको नहीं बताएंगे कि भैया अगर हम आपके प्रोडक्ट पर लेबलिंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट लेंगे, अगर हम कहीं से पिक करेंगे, पैक करेंगे तो हम कॉस्ट लेंगे, अगर हम आपके प्रोडक्ट की बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करते हैं तो हम उसकी जो है आपसे पैसा लेंगे। ऐसे कई तरीके की हिडन कॉस्ट होती हैं। ठीक है, तो आप, या हम उसको वापस, अगर कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट है हम अगर वापस से कंपनी भेजेंगे तो हम उसकी कॉस्ट आपसे जो है लेंगे। तो इस तरीके के जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो ये थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट को बढ़ाने में मददगार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे आउटसोर्स पार्टनर हमको ढूंढने हैं, कंपनी को ढूंढने चाहिए जिनकी पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट हो और इजीली चेंजिंग ना हो। मतलब बहुत जल्दी चेंज नहीं होना चाहिए, चेंजेबिलिटी तो बहुत ही कम होना चाहिए पॉलिसीज के अंदर। ठीक है, विदाउट कंपनी कंसर्न देयर शुड बी नो चेंज इन द पॉलिसीज एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द आउटसोर्स पार्टनर। तो ये कुछ रिस्क थी जो आउटसोर्सिंग से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।